हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाखा। ये है बिहार द्रोह प्रैक्टिस सेट 12। इससे पहले जो है मैंने 11 सेट ऑलरेडी अपलोड किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वो सारे सेट्स भी देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सवाल जवाब। हु स्टैब्लिश्ड दीवाने रियासत एंड दीवाने अमीर कोही। दीवाने रियासत और दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने किया? तो दीवाने रियासत की स्थापना किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवानी रियासत की स्थापना इसलिए किया ताकि बाज़ार और मूल्य जो प्राइसेस हैं, उसके अलावा जो व्यापारी हैं, इन पे कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया ताकि कृषि में सुधार किया जा सके। दूसरा सवाल है, किस सुल्तान ने धरती पर भगवान की छाया की उपाधि धारण की? तो ये हैं बालबन। बालबन ने जो है खुद को जिलुल्लाह की उपाधि धारण किया, जिसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। तो ये उपाधि मेनली इन्होंने खुद को जिलुल्लाह क्यों बुलाया था? तो इसलिए ताकि जो है इनका पावर बढ़ सके, लोगों की नज़र में इनका रिस्पेक्ट बढ़ सके। तो इसलिए जो है ये शुरू किया गया था इनके द्वारा, बालबन। कि जो राजा होता है ये कहीं ना कहीं ईश्वर का भेजा हुआ जो है दूत है, ताकि लोग और ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। इक्तादारी व्यवस्था को अस्थायी रूप से किसने समाप्त कर दिया? इक्तादारी व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, जहां पर ज़मीनें जो हुआ करती थी, कुछ ज़मीनें तो राजा की हैं और कुछ ज़मीनों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्रीगण और जो सैनिक हैं, इन सबको वितरण कर दिया गया था, जिनको इक्ता कहते थे। तो इस इक्तादारी व्यवस्था को जो है थोड़े समय तक के लिए अस्थायी रूप से ख़त्म कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इस प्रणाली में बदलाव किया और इसमें इक्तादारी व्यवस्था को पूरी तरह जो है समाप्त कर दिया। इसका मुख्य कारण क्या था? जो इक्तादार थे, इक्तादार मतलब जो छोटी छोटी ज़मीनें हैं जिनको दी गई है, जो मालिक हैं उसके, तो जो इक्तादार थे उनकी शक्तियों को सीमित करने के लिए ये कार्य जो है किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इक्तादारी सिस्टम को थोड़े समय तक के लिए ख़त्म कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। हुमायूं के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ससुर का नाम क्या था? तो हुमायूं के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ससुर की बात करें तो ये थे मिर्ज़ा उलुग बेग। ये अपने ससुर नहीं थे, मेनली ये जो है उसके पत्नी के मामा हैं। ये उसकी पत्नी के मामा थे, ये मिर्ज़ा उलुग बेग। Who among the Mughal emperors issued maximum number of फरमान्स रॉयल ऑर्डर्स? मुगल सम्राटों में से किसने सर्वाधिक फरमान जारी किया? तो सबसे ज़्यादा फरमान जो जारी किया गया है इन चारों में कंपेयर करें तो औरंगज़ेब ने जो है सबसे ज़्यादा फरमान जारी किया। यहाँ तक कि औरंगज़ेब ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जो है शुल्क मुक्त व्यापार करने का जो है फरमान जारी किया था। पुरंदर की संधि 1665 शिवाजी और किसके बीच में हुई थी? पुरंदर की संधि की बात करें तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज और साथ ही साथ जो जय सिंह प्रथम के बीच में जो है ये संधि किया गया था। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का परिषद की व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो अष्टप्रधान को शुरू किया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। ये एक प्रशासनिक परिषद था जिसमें 8 मंत्री जो है शामिल थे और ये अलग अलग क्षेत्रों को कंट्रोल कर, जैसे वित्त हो गया, विदेश मामले हो गए, सैन्य हो गया, न्याय हो गया, इन सबको ये लोग जो है कंट्रोल कर रहे थे। तो इसकी शुरुआत जो है शिवाजी के द्वारा जो है किया गया था। नादिर शाह के आक्रमण के दौरान मुगल शासक कौन था? नादिर शाह ने जब भारत पे आक्रमण किया तो ये 1739 में जो है नादिर शाह ने भारत पे हमला किया था और नादिर शाह ईरान से था। इस समय जो भारत के मुगल शासक थे वो थे मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के समय जो है नादिर शाह ने जो है हमला किया और इस हमले में जो है मोहम्मद शाह को आत्मसमर्पण करना पड़ा और यहाँ तक कि उन्हें दिल्ली छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। नादिर शाह जब यहाँ से लौटा तो उसने क्या किया, भारत में जो कोहिनूर हीरा था और बहुत सारी कीमती चीज़ें थी, ये सबको लेकर गया अपने साथ नादिर शाह। सूत पितक और विनय पितक किस बौद्ध परिषद के दौरान संकलित किया गया था? तो सूत पितक और विनय पितक की बात करें तो इसको संकलित किया गया प्रथम बौद्ध परिषद के दौरान। प्रथम बौद्ध परिषद की बात करें तो इसका आयोजन हुआ किसके समय में? अजात शत्रु के समय में जो है इसका आयोजन किया गया था और आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह में। तो प्रथम बुद्ध संगति जो है ये राजगृह में हुई थी। वहीं अगर बात करें इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था। दूसरे बौद्ध संगति की बात करें तो ये कालाशोक के समय हुआ वैशाली में और इसकी अध्यक्षता जो साबकामी के द्वारा जो है किया गया।
तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये अशोक के समय में हुआ था पाटलिपुत्रा में, और इसकी जो अध्यक्षता किया गया था वो थे मोगालीपुत्र तिशा। चौथे बौद्ध संगति की बात करें तो ये कनिष्क के समय हुआ कश्मीर में, और इसकी अध्यक्षता जो वसुमित्र और अश्वघोष ने किया था। मैच द फॉलोइंग, सही मिलान करें। यहाँ पे जो है लेखक और पुस्तक के नाम दिए गए हैं। कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। कल्हान राजतरंगिणी, पाणिनि का लिखा हुआ है अष्टाध्यायी, और विशाखा दत्ता ने लिखा है मुद्र रक्षा। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 का है 2, पी का हो जाएगा 2, और फिर जो है कल्हान 4, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following rulers was depicted on the coin showing him playing वीणा? तो गुप्त वंश के समुद्रगुप्त जो हैं इनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि उस समय वीणा जो है ये सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र रहा होगा। तो समुद्रगुप्त का जो चित्रण जो है ये किया गया है सिक्कों पर वीणा के साथ। Who were the first teachers of the Buddha after his great renunciation? तो बुद्ध के जो प्रथम शिक्षक थे वो थे अलारा कलाम। तो अलारा कलाम जो हैं ये बौद्ध के जो है शिक्षक थे, और साथ ही साथ जो ये एक तपस्वी थे और ध्यान के भी शिक्षक थे ये। हरिशेन प्रशस्ति इलाहाबाद में जो है ये किस शासक के सैन्य कारनामों का एक शानदार विवरण प्रस्तुत करता है? तो हरिशेन प्रशस्ति की बात करें तो ये इसमें जो है जिक्र किया गया है समुद्रगुप्त के कारनामों के बारे में। समुद्रगुप्त की बात करें तो इन्होंने जो लगभग 335 से लेकर जो है 380 ईस्वी में जो है राज्य किया, और साथ ही साथ जो ये चंद्रगुप्त वन के जो है पुत्र थे। तो ये चीज़ है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। किसने बुलाया था भारत का नेपोलियन? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने जो है इनको बुलाया था भारत का नेपोलियन। मिलान करना है फिर से। महामत्रा, तो अशोक के समय जो है ये पद बनाया गया था महामत्रा, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि धम्म का प्रचार प्रसार करना। अशोक ने क्या किया था 261 ईसा पूर्व में जब कलिंगा वॉर हुआ उसके बाद उन्होंने जो धर्म नीति को अपनाया, तो इसके प्रचार प्रसार के लिए जो ये महामत्रा बनाया गया था। तो 1A का हो जाएगा चौथा, प्रोपेगेट एंड एडमिनिस्टर रिलीजन, धर्म का प्रचार और प्रशासन। ये करने के लिए अशोक ने जो है मेनली ये बनाया था बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। ओके, कुमार अमात्यास की बात करें तो ये कौन थे? तो ये थे उच्च पदस्थ अधिकारी। उपारिका थे प्रोविंशियल गवर्नर्स, जो प्रांतीय गवर्नर होते हैं उनको उपारिका कहा गया था, और ग्रामिका नाम से ही पता चल रहा है ये गांव से जुड़ा हुआ, तो विलेज हेडमैन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? A का 4, B का 2, C, ऑप्शन नंबर डी। पाल वंश का राजधानी क्या था? पाल वंश की बात करें तो पाल वंश की शुरुआत किया गया था गोपाल के द्वारा, और इसकी राजधानी थी मुंगेर। 750 ईस्वी में जो है पाल वंश की जो है शुरुआत किया गया था, और इसके अगर मुख्य राजाओं की बात करें तो धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, ये सब जो है मुख्य राजा हैं इसमें। चांद बीबी जो अहमदनगर की राजकुमारी थी, ये किस शासक के विधवा थी? तो चांद बीबी की बात करें तो ये बीजापुर के शासक अली आदिल शाह इनकी पत्नी थी, और इनके मरने के बाद ये इन्हीं की विधवा बनी। हालांकि आगे जाके जब अहमदनगर में इनके भतीजे का राज आया तो इन्होंने अपने भतीजे को जो है शासन के बारे में और चीज़ों के बारे में जो है मदद किया। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए तो चांद बीबी ये अहमदनगर की राजकुमारी थी, और इनकी शादी हुई थी बीजापुर के अली आदिल शाह से। Whom did शिवाजी रिगार्डेड एज हिज गुरु? तो शिवाजी जो हैं वो समर्थ रामदास स्वामी को जो है अपना गुरु मानते थे, और ये एक महान संत थे, और शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु भी ये थे। ओराउंस के विद्रोह के नेता कौन थे? ओराउंस की बात करें तो ओराउन का जो विद्रोह हुआ ये 1914 से लेकर जो है 1919 के दौरान हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से जो है जत्रा भगत हो गए, इन्होंने जो है इसको लीड किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन और ज़मींदारों द्वारा जो किया जा रहा शोषण है उसके विरुद्ध लड़ना।
इनमें से जो है इनकरेक्टली मैच, गलत मेल को जो है खाता है उसको ढूंढना है। मायो, मायो के समय जो है बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ स्टेट रेलवेज, ठीक है, राज्य रेलवे की प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नॉर्थब्रुक के समय जो है प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो भारत यात्रा पे आए थे। लिटन, लिटन के समय जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसके अलावा जो रिपॉन, स्थानीय प्रेस अधिनियम, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, नहीं, ये भी जो है लिटन के समय ही हुआ था। तो ये जो है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट या फिर स्थानीय प्रेस अधिनियम जो है ये लिटन के समय में ही, शासनकाल में ही आया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? आज़ाद हिंद फौज का गठन, गांधी जिन्ना वार्ता, नौसेना विद्रोह, उसके अलावा जो है INA ट्रायल्स, परीक्षण। तो आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था 1942 में। गांधी और जिन्ना का वार्ता हुआ 1944 में। नौसेना ने विद्रोह किया 1946 में। और जो INA ट्रायल्स हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी का जो परीक्षण हुआ, ये हुआ 1945 और 46 में। तो सबसे पहली घटना कौन सी घटी? आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। अगर आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो 1942 में जो है कैप्टन मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में जो है इंडियन नेशनल फौज, आज़ाद हिंद फौज की जो है गठन किया गया था। आगे जाके रास बिहारी बोस ने इसको वापस से गठित किया और 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंपा गया और उन्होंने इसे जो है आज़ाद हिंद सरकार की जो है सेना के रूप में स्थापित किया, सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की? 1916, जिसमें उदारवादी और चरमपंथी गुटों का मिलाव हुआ। तो जैसे कि 1907 में सूरत में जब बैठक हुआ था तो उस समय कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, उदारवादी और दूसरा चरमपंथी। तो उदारवादी हो गए मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। तो बंटवारा हुआ था 1907 में सूरत में। उसके बाद फाइनली जब 1916 में बैठक हुआ तो इस बैठक में ये दोनों जो है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, उदारवादी और चरमपंथी, आपस में मिल गए। और इस समय जो लीड किया गया, जो प्रिसाइड किया गया बैठक को, वो थे AC मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार। पहला टेलीग्राफ लाइन जो है कहाँ से कहाँ तक रखी गई थी? तो पहला जो टेलीग्राफ लाइन है इसकी शुरुआत 1853 में हुई और ये कलकत्ता से आगरा तक के बीच में जो है रखी गई थी। लगभग 800 मील जो है लंबी ये लाइन थी। और इस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड डलहौजी। रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेज़ों द्वारा कहाँ से शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो इसको सबसे पहले शुरू किसने किया था? तो इसको शुरू किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा, थॉमस मुनरो, और साथ ही साथ जो है अलेक्जेंडर रीड। तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। कहाँ पर? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इस व्यवस्था की शुरुआत लगभग जो 1820 में जो है किया गया था। थॉमस मुनरो ने जो है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन सब जगहों पे जो है इसकी शुरुआत की। मध्य भारत में तात्या तोपे और झांसी की रानी को हराने वाले इंग्लिश जनरल थे। तो यहाँ बात किया तो जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो इसमें जो है तात्या तोपे और झांसी की रानी को हराया किसने? ह्यूज रॉस ने। ह्यूज रॉस जो थे इन्होंने जो है इन्हें हराया था 1858 में, 1858 में। भारत पोल पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारत पोल पोर्टल की बात करें तो इसका विकास जो किया गया, इसको विकसित किया गया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो CBI के द्वारा जो है ये किया गया है। इसके अलावा बात किया जाए ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, यहाँ पे देखो वो अलग से गृह मंत्रालय भी दिया, यहाँ भी है CBI अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ज़्यादा सटीक है बी, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत। मंत्री की बात करें तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका जो विकास किया गया है, विकसित किसके द्वारा किया गया है? CBI के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। तो ये चीज़ है। और इसका मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम यह है कि जो भगौड़े होते हैं, जो लोन लेके भाग जा रहे हैं बेसिकली, उनका पता लगाना और तेज़ी से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सहायता उपलब्ध कराने में जो है ये मदद करेंगे CBI का।
इंडिया डोनेटेड हाउ मेनी measles रूबेला वैक्सीन डोजेस टू बोलीविया। भारत ने बोलीविया को कितनी खसरा रूबेला टीका की खुराकें दान की हैं? तो भारत ने जो है 3 लाख खसरा रूबेला टीकों का जो है खुराकें दान किया है। ये टीके बोलीविया में क्या करेंगे, जो आपातकाल के दौरान बच्चों को खसरा, मिजल्स या फिर रूबेला होता है तो उससे बचाने के लिए कार्य करेंगे। ये टीके कितने वर्ष की उम्र को दिया जाता है? तो 1 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके इस्तेमाल के लिए ये टीका किया जाता है। कौन सा शहर जुलाई 2025 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण जो कि आयोजन किया जाता है केंद्रीय आवास मंत्रालय के द्वारा, तो इसमें देखा गया लगातार 8वीं बार जो इंदौर है ये सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जो है सामने आया है। तो ये चीज़ है। तो मिलेनियम प्लस शहर की बात करें, मिलियन प्लस मतलब हो गया, मिलियन प्लस की बात करें तो इसमें होता है 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या। तो ये शहर में इंदौर सबसे टॉप पे है, इसके बाद जो है सूरत, फिर नवी मुंबई, ये सब। वहीं अगर हम बात करें 50,000 से 3 लाख वाले जनसंख्या के शहरों में, तो इसमें नई दिल्ली सबसे आगे है। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में तो इसमें चंडीगढ़ आगे है। 30 जून से लेकर 2 जुलाई 2025 में वाशिंगटन में एस जयशंकर किस मंच में शामिल हुए थे? तो 30 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच जो है एस जयशंकर यूएसए में थे, और यहाँ पे जो 1 जुलाई को हुआ था क्वाड समिट, इसमें भागीदारी लेने के लिए जो ये पहुँचे थे। तो इसमें जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबिया, इन्होंने इनको जो है निमंत्रण दिया था, और इसीलिए जो है क्वाड मिनिस्टर्स के बैठक में जो है ये गए थे वहाँ पर। अगर हम क्वाड की बात करें तो क्वाड क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, और इसकी स्थापना जो है 2007 में किया गया था। जापान के प्रधानमंत्री तब शिंजो अबे थे, उनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो खुले, स्वतंत्र और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना। और इसमें जो मुख्य रूप से कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा जो भारत, जापान और अमेरिका, ये 4 देश हैं इसमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए। ऑपरेशन अभ्यास किस घटना से प्रेरित था? तो ऑपरेशन अभ्यास की बात करें तो ये पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। 22 अप्रैल को जो है पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, और इसके बाद से जो है ये ऑपरेशन अभ्यास चलाया गया था 7 मई 2025 को। मार्च 2025 में शुरू ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य था कि जो म्यांमार में विनाशकारी भूकंप आया है उसमें सहायता देना, क्योंकि भारत जो है ये अपने पड़ोसी देशों का कुछ ज़्यादा ख्याल रखता है। तो इसीलिए जो है जब यहाँ भूकंप आया तो उनकी सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो है लॉन्च किया गया। तो ये था डिज़ास्टर रिलीफ इन म्यांमार, आपदा से राहत के लिए ये जो है ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक किया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड में जो है ये आयोजित किया। और इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था मौली। मौली क्या है? उत्तराखंड के राज्य पक्षी है ये मौली, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा जो 39वां राष्ट्रीय खेल होगा ये कहाँ होगा? ये मेघालय में आयोजित होगा। जून 2025 में एक्जियम मिशन 4 में कौन से अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं जिनमें पोस्ट कोल्ड वॉर युग में पहले भारतीय, अच्छा पहले मतलब क्या हुआ कि जैसे राकेश शर्मा इससे पहले जा चुके हैं, उसके वो कब गए थे? तो मेनली वो कोल्ड वॉर के दौरान गए थे। तो अब कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, कोल्ड वॉर क्या था? रशिया और अमेरिका दोनों के बीच में बोल सकते हो आपसी मतभेद। तो ये जब ख़त्म हो गया 1990 के दौरान, तो उसके बाद से जो है पहले कौन से भारतीय बने जो एक्जियम मिशन 4 में अंतरिक्ष में गए हैं? तो ये भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है, इसमें 4 एस्ट्रोनॉट को जो है भेजा गया है, जिसमें शुभांशु शुक्ला हैं, और उनके साथ जो है पेगी विट्सन, स्लावेश, उसके अलावा जो है टिपोर कापू, तो ये सब लोग जो है शामिल हैं। और ये एक्जियम मिशन की बात करें तो ये जो 25 जून 2025 को फ्लोरिडा में जो है नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से जो है इसका यात्रा की शुरुआत की गई। Which country joined BRICS
ऑन जनवरी 6 2025। ब्रिक की बात करें तो मेनली ये जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके नाम पे दिया गया है। और 6 जनवरी 2025 को जो है इसमें इंडोनेशिया को भी शामिल कर लिया गया। ब्रिक की बात करें तो ब्रिक की जो शुरुआत होती है ये मुख्य रूप से जो है 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें जो है 2009 में जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें ब्राज़ील, रशिया, भारत और चीन ही था। फिर आगे जाके 2010 में जो है इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ा। तो पहले इसका नाम सिर्फ क्या था, ब्रिक था। फिर आगे जाके इसका नाम हो गया ब्रिक्स। अब इसको जो है बढ़ावा किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और भी अन्य सदस्यों को जो है जोड़ा जा रहा है। मई 2025 में किस देश के संघीय चुनाव में एंथोनी एल्बनीज नेतृत्व वाली लेबर पार्टी जीती थी? तो ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुए और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो एंथनी एल्बनीज थे, इन्होंने दूसरी बार जो है ये पद जो है हासिल किया और ये चुनाव जीता दूसरी बार। व्हाट्सएप के माध्यम से आंध्र प्रदेश द्वारा कौन सी डिजिटल पहल शुरू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है मना मित्र इसकी शुरुआत की गई थी और ये जो है एक अनोखी व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल है और इसके तहत जो है नागरिकों को 161 सरकारी सुविधाएं जो हैं वो देने की कोशिश की जा रही है। कंवर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कंवर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये तेलंगाना में स्थित है। 2025-26 के लिए बिहार का बजट कितना था? 2025-26 की बात करें तो इसमें जो बजट पेश किया गया उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा, जिनके पास वित्त विभाग भी है, और इन्होंने बजट पेश किया 3.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है वो है शिक्षा पर। लगभग 61,000 करोड़ का खर्चा जो है ये शिक्षा पे किया जा रहा है। उसके अलावा स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य पे जो लगभग 20,335 करोड़ रुपये का जो है खर्चा किया जा रहा है। तो ये सब जो है इसमें रखा गया बजट में। उसके अलावा सरकार जो है पटना में महिला हाट भी स्थापित करेगी और राज्य के सभी जो पंचायत हैं उनमें कन्या विवाह मंडप की भी शुरुआत करने की बात जो है रखी गई है। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल भी जो है खोला जाएगा। तो ये सब बातें भी ध्यान रखिए। सरकारी नौकरियों में कितनी प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण सिर्फ बिहार निवासी तक सीमित कर दिया गया है? तो बिहार में जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण जो है वो 35% कर दिया गया है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी 35%। प्रतिज्ञा योजना के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर को प्रति माह कितने भत्ता मिलता है? तो अगर हम बात करें ये प्रतिज्ञा योजना, तो प्रतिज्ञा योजना के तहत जो है सरकार कोशिश कर रही है जो युवा हैं इनको इंटर्नशिप करवाया जाए और इनमें विकास को, इनमें जो है स्किल और टैलेंट इन सबको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए जो है ये लोग भत्ता दे रहे हैं, जिसके तहत जो 12th पास हैं उनको 4,000 भत्ता मिलेगा, जो ITI या डिप्लोमा किए हैं उनको 5,000 और जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन उनको 6,000 रुपये जो है वो दिया जा रहा है। और इंटर्नशिप जो लगभग 3 महीने से लेकर 12 महीने तक का जो है हो सकता है। तो इस दौरान जो है जो भी पैसा है वो सीधे सीधे जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत का जो रैंक है वो है तीसरा। तो 2025 में बात करें तो भारत के पास लगभग जो है कुल 64 यूनिकॉर्न हैं। सबसे अधिक अगर राज्य की बात करें, भारत में सबसे अधिक यूनिकॉर्न किस राज्य में है? तो सबसे अधिक यूनिकॉर्न भारत के बेंगलुरु में है। ये लगभग जो है 7वें स्थान पर है। उसके बाद मुंबई और फिर जो है गुड़गांव या गुरुग्राम आता है। और सबसे ज़्यादा अगर देशों की बात करें, सबसे ज़्यादा जो है किसके पास यूनिकॉर्न है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न, उसके बाद चीन और तीसरे नंबर पे जो है भारत आता है। किस राज्य के एरी सिल्क को हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? तो मेघालय के जो है एरी सिल्क या फिर इसको जो है रिंडिया सिल्क भी कहते हैं को भौगोलिक GI टैग जो है प्राप्त हुआ है। GI टैग देने से क्या होगा? तो कहीं ना कहीं जो वस्त्र उद्योग है इसको बढ़ावा मिलेगा, इसको जो सांस्कृतिक पहचान मिलेगी। थियाम सूर्यमुखी देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो ये मणिपुरी से संबंधित थी। थियाम सूर्यमुखी देवी
ये मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। वो एक प्रसिद्ध नृत्यांगना भी थी और शिक्षक भी थी, और उन्हें 2003 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश जो बना है वो है रशिया। रशिया के जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा कि अफगानिस्तान में जो नए राजदूत हैं वो उनकी जो शाख है, उनका जो पावर है वो हमें स्वीकार है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है मान्यता दिया कि चलो अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है वो वैलिड है उनके अनुसार। किस राज्य ने बैटरी निर्माण के लिए इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता? तो तेलंगाना राज्य ने जो है इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में जो है बैटरी निर्माण के लिए जो है राज्य नेतृत्व श्रेणी में पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार जो है नई दिल्ली में दिया गया। किस राज्य सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल की शुरुआत किया है? तो अंकुर पहल की शुरुआत किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। अंकुर का मतलब क्या होता है? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। तो ये जो शुरुआत है ये ओडिशा सरकार ने किया, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी क्षेत्रों को स्मार्ट बनाना, उनको हरा भरा बनाना और नागरिकों के लायक बनाना। तो ये है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम अग्रिम प्राधिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो निर्यात उत्पाद बनाने के लिए जो इनपुट आता है, जो चीज़ें लगती हैं, उसको शुल्क फ्री किया जाए, उस पर टैक्स न लिया जाए। इस चीज़ की अनुमति के लिए जो है ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम या फिर अग्रिम प्राधिकरण योजना जो है चलाया गया है। तो निर्यात उत्पाद बनाने के लिए जो भी इनपुट लगता है उस पर टैक्स न लगाया जाए। निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो एक्सपोर्ट के लिए जो भी चीज़ें लग रही हैं इनपुट्स वगैरह, उस पर जो है टैक्स नहीं होना चाहिए। बाहर से अगर मान लो जैसे कुछ बनाना है तो बाहर से कोई चीज़ आ रहा है रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में, तो बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उस पर टैक्स मत लगाओ। ये है ताकि हम लोग आसानी से बना पाएंगे। वेयर वॉज द लेवेंडर फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज? लेवेंडर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है जम्मू में किया गया था। लेवेंडर महोत्सव की बात करें तो ये लेवेंडर फूल होता है, तो इसी को बढ़ावा देने के लिए जो ये महोत्सव जो है किया जाता है ताकि लेवेंडर की खेती जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ब्राज़ील में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ब्राज़ील में आयोजित जो 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम था, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। ये कब से कब तक चला? तो ये चला था 3 से 5 जून 2025 को। ब्राज़ील में ये जो है आयोजित किया गया था। फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल 2025 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल की बात करें तो इसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने जीता है इसे। और इन्होंने हराया किसको? तो इन्होंने हराया था जानिक सिनर को, जो है इन्होंने हराया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है ये 1 मई को मनाया जाता है, तो May 1। इसकी शुरुआत जो है 1886 में जो शिकागो में हुआ था, अमेरिका में, शिकागो अमेरिका में। तो अमेरिका में जो हुआ था वहाँ पर मज़दूर लोग मांग कर रहे थे कम से कम जो है 8 घंटे जो है वर्किंग आवर होना चाहिए, 8 घंटे तक कार्य करने के लिए। तो इसी मांग में जो हड़ताल और जो भी वहाँ पे आंदोलन हुआ उसी की याद में जो है 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है मनाया जाता है। जेमू ग्लेशियर लार्जेस्ट ग्लेशियर है ईस्टर्न हिमालय में, तो ये कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो जेमू ग्लेशियर की बात करें तो ये सिक्किम में है, और ये जो है कंचनजंगा में जो है पड़ता है। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पिक्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो पश्चिम से पूरब की ओर हमें इसको सजाना है।
नंदा देवी, कंचनजंगा, कामेत और नामचा बरवा। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है नंदा देवी के बारे में, तो नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है ये नेपाल और भारत के बॉर्डर सिक्किम में है। कामेत की बात करें तो कामेत फिर से उत्तराखंड में है। और नामचा बरवा जो है ये तिब्बत में है, चाइना में। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे सब हमें जाना है पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम में ये दोनों, तो सबसे उधर हो जाएगा क्या? कामेत। कामेत जो है सबसे पहले आता है, उसके बाद जो है नंदा देवी, फिर आगे बढ़ेंगे तो कंचनजंगा, और फिर सबसे पूरब में पड़ता है ये जो है नामचा बरवा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहले कामेत 3, फिर नंदा देवी 1, और फिर 2 और फिर 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पश्चिम में है कामेत, उसके बाद नंदा देवी, कंचनजंगा, और सबसे पूरब में नामचा बरवा। इनमें से कौन सा सही नहीं है? अनाईमुड़ी, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी, डोडा बेटा ये है। और डोडा बेटा नीलगिरीज में है, नीलगिरीज जो वेस्टर्न घाट की तरफ है, ठीक है। गुरु शिखर अरावलीज का हिस्सा है। अमरकंटक हिमालयस का हिस्सा है, नहीं। अमरकंटक जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। अमरकंटक की बात करें तो ये माइकाल हिल्स की, माइकाल जो पहाड़ियाँ हैं उनकी चोटी है अमरकंटक, और ये सतपुरा रेंज में पड़ता है माइकाल हिल। किस मिट्टी में नमी प्रतिधारण क्षमता सबसे अधिक होती है? मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी की बात करें, सबसे अधिक नमी को धारण किए हुए रहता है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल जो होता है इसमें जो है पानी ज़्यादा देर तक जो है रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन प्रकार है भारत में? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वन प्रकार पाए जाते हैं वो हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इनको जो है मानसून वन भी कहते हैं, मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और ये भारत में सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है कवर करते हैं। इन्हें मुख्य रूप से जो है शाल, सगौन, इन सब की पेड़ जो है पाया जाता है, और भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब राज्यों में ये ज़्यादा फैला हुआ है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा में जो कालाहांडी है, कोरापुट जिला है, इन सब में जो है बॉक्साइट ज़्यादा पाया जाता है। और बॉक्साइट में कौन सा धातु होता है? एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, और ये कौन से राज्य में है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कौन सा थर्मल पावर प्लांट क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा है? विंध्याचल, सिपट, मुंद्रा या फिर तालचर? तो इन सब में बात करें सबसे बड़ा है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, और ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, सिंगरौली ज़िले में। और ये जो है इसकी क्षमता जो है लगभग 4760 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, सिंगरौली जिले में। भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो भारत में जो गरीबी रेखा नापा जाता है वो देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का कितना कैलोरी का सेवन है, वो कितना खर्चा करता है अपनी सुख सुविधाओं पे, उस अनुसार जो है इसको नापा जाता है। तो कैलोरी इनटेक एंड एक्सपेंडिचर, जो भी व्यय कर रहा है, खर्चा कर रहा है, इसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है गरीबी रेखा। फिलिप वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो फिलिप वक्र की बात करें तो ये बेरोजगारी और मजदूरी या फिर कीमतों के बीच जो संबंध होता है मजदूरी, तो बेरोजगारी और मजदूरी के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? मुद्रास्फीति, महंगाई, हाँ, तो मजदूरी मतलब पैसा वगैरह, और अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसके बारे में ये दर्शाता है। ये एक आर्थिक मॉडल है जो बताता है कि जैसे कि जब बेरोजगारी अगर कम होती है
तो जाहिर सी बात है जो कीमतें होंगी उनके बढ़ने की संभावना हो जाएगी। बेरोज़गारी कम हो रही मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा आ रहा है और लोगों के पास जब पैसा आएगा तो वो खर्च ज़्यादा करेंगे, जब खर्च ज़्यादा करेंगे तो महंगाई बढ़ने लग जाएगी, तो कीमत बढ़ने की संभावना होती है। 2025 के अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत में सबसे अधिक योगदान जीडीपी में है टर्शरी सेक्टर का, तृतीय क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा ये सब आता है। और इसका कितना प्रतिशत है? लगभग जो है 53% से अधिक इसका योगदान है। वहीं अगर बात करें औद्योगिक क्षेत्र को लेकर, सेकेंडरी में आता है औद्योगिक, तो औद्योगिक की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र का है लगभग 31% योगदान। और कृषि क्षेत्र की बात करें तो लगभग जो है 15 से 18% योगदान जो है इसका रहता है। तो ये चीज़ है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको प्रकाशित किया जाता है एनएसओ के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा हुई थी 1948 में। 6 अप्रैल 1948 को जो है इसकी घोषणा की गई थी। और इसे जो है तत्कालीन उद्योग मंत्री थे और आपूर्ति मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने जो है इसे प्रस्तुत किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत को जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाना, मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पे पूंजीवाद भी रहेगा और जहाँ पे समाजवाद, दोनों को ही बढ़ावा दिया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा तब होता है जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाए एक्सपेंडिचर से। अगर रेवेन्यू बढ़ गया तो घाटा तो होगा नहीं, तो पहला तो ऐसे ही गलत है। एक्सपेंडिचर रेवेन्यू बराबर है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है टोटल रेवेन्यू से। हाँ, खर्चा बढ़ जाता है और आमदनी कम, तो खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम हो जाएगा तब लगेगा राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। 2024-25 में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? 2024-25 की बात कर रहे हैं तो ऐसे तो सबसे ज़्यादा आय है कर्नाटक की, लेकिन इन चारों ऑप्शन में क्योंकि कर्नाटक नहीं है तो इन चारों ऑप्शन के अनुसार गोवा जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रति व्यक्ति आय है। और नहीं तो 2024-25 में किसका सबसे ज़्यादा आय था? कर्नाटक का। वहीं सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम आय वाला राज्य है बिहार। विवाद से विश्वास स्कीम किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो विवाद से विश्वास योजना की बात करें तो ये जुड़ा हुआ है टैक्स से जुड़ा हुआ किसी भी विवाद को ये समाधान करने को लेकर आया गया था। और ये जो योजना थी ये 2024 में जो है लाई गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो लंबित आयकर अपील है, पहले से पड़े हुए जो टैक्स रिलेटेड अपील हैं, इनका निपटान करना, इनको जो है जल्द से जल्द जो है ख़त्म करना। तो जो भी टैक्स से जुड़ी विवाद है उसको ख़त्म किया जाए। जो करदाता हैं, टैक्स पेयर और सरकार, इनके बीच के जो मुकदमाबाजी चल रहा है उसको कम किया जाए। राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 312 क्या कहता है? तो ये कहता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्यों हैं कम से कम 1/3 बहुमत प्राप्त हो जाते, कम से कम जो है 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाती है, तो ये राष्ट्र के हित के लिए कोई भी नई सेवा स्थापित कर सकते हैं। तो ये अधिकार जो है राज्यसभा को दिया गया है। 2/3 बहुमत के साथ जो है ये कोई भी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है ये कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाने वाला रिट नहीं है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जब भी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है, जिसमें हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृच्छा, परमादेश, ये सब तो रिट हैं। लेकिन सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान, ये कोई रिट नहीं है। अगर हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये क्या है?
तो अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से जो है हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। परमादेश, जिसको मैंडेमस कहते हैं, इसका क्या काम है? तो ये रिट जो है किसी सार्वजनिक अधिकारी, जो भी ऑफिसर वगैरह हैं या फिर जो निकाय हैं, उनको याद दिलाता है कि अपना कार्य करो। उसके अलावा जो प्रोहिबिशन जो होता है, प्रतिषेध, ये ऊपरी अदालत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को कहता है कि तुमसे ये केस संभल नहीं पाएगा, इस केस को तुम रहने दो, तो ये होता है प्रतिषेध। उसके अलावा जो है उत्प्रेषण या सर्टियोरारी, ये जो रेट होता है ये भी किसी निचली अदालत के फैसले को जो है ना रद्द करने के लिए किया जाता है और बोला जाता है, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करती है सर्टियोरारी, उत्प्रेषण, और कहता है कि तुम अपना केस आगे मेरे पास ट्रांसफ़र कर दो। इसके अलावा अधिकार पृच्छा, कोई भी व्यक्ति किसी पद पर है तो पूछेगा कोर्ट कि भाई तुम किस हक से इस पोस्ट को संभाल रहे हो, तो अधिकार पृच्छा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ की बात करें तो इसमें न्यूनतम जो है 5 अधिकारी होते हैं, 5 न्यायाधीश जो है इसमें होते हैं। गवर्नर जो है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत जब गवर्नर के पास कोई भी बिल जाता है, जब राज्यपाल के पास राज्य सरकार के द्वारा कोई विधेयक जाएगा तो राज्यपाल क्या करता है? या तो उस विधेयक को अनुमति दे देगा, या तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस लौटा देगा, और नहीं तो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है आरक्षित रखता है। किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है? तो 46वां संविधान संशोधन जो आया था 2002 में, इसने जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। इस संशोधन ने अनुच्छेद 21A जो है ये जोड़ा, और जिसके तहत जो 6 साल से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलना अनिवार्य है, ये उनका मौलिक अधिकार है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द किस देश से लिया गया? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें, प्रोसीडियर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये लिया गया है जापान से। एक और होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की उचित प्रक्रिया। तो कानून की उचित प्रक्रिया जो है ये लिया गया है यूएसए से, अमेरिका से, ठीक है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। वहीं अगर बात करें हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये यूएसए से लिया गया है। और ये जो शब्द है प्रोसीडियर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस शब्द को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में जो है शामिल किया गया है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जो है संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल तभी वंचित किया जा सकता है जब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया हो। मतलब कानून अगर वैसा सरकार वैसा कानून बनाती है तब जाके हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो प्रोसीडियर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोनों, अगर किसी भी बिल को लेकर दोनों सदनों में विवाद हो जाता है, राज्यसभा और लोकसभा में, तब दोनों के बीच में बैठक करवाया जा सकता है। इस बात का जो प्रावधान है वो रखा गया है अनुच्छेद 108 में। तो अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा में जो है अगर विरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और इस सदन का अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस सदन का अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। कौन सी अनुसूची इसमें रखे गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाती है? तो भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, इसमें जो कानून है उसको न्यायिक समीक्षा से, मतलब जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करता है। जो कोर्ट है वो उस कानूनों को जो है जांच नहीं करेगा। तो ये चीज़ 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसको जो है 1951 में जो है पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कुछ कानून होते हैं, विशेषकर जैसे भूमि सुधार कानून, इन सबको न्यायिक समीक्षा से बचाना। इस अगर कोई भी चीज़ इससे जुड़ा हुआ कानून आता है तो फिर ये लोग जो है कोर्ट में जाकर मान लो उसके खिलाफ अर्जी दे सकते हैं, तो उससे बचाने के लिए ये अनुसूची जोड़ी गई थी।
और ये 9वीं अनुसूची को सुरक्षा मिला है अनुच्छेद 31B के तहत। किस आयोग ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें तो इसका निर्माण इसको जो गठन किया गया था 1957 में इसका जो है गठन किया गया था। उसके अलावा बात करें मंडल कमीशन, मंडल समिति का गठन जो है 1979 में जो है 1 जून 1979 को जो है किया गया था। और इसका काम क्या था? तो जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको पहचान करना और उनके उत्थान के लिए जो है कार्य करना। सरकारिया समिति की बात करें तो सरकारिया समिति जो है 1983 में इसका गठन किया गया था और केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों के बीच में जो है समीक्षा करने के लिए ये समिति का गठन किया गया था। पुंछी कमेटी की बात करें तो इसका गठन जो है 2007 में किया गया था और ये राज्य और संघ के बीच जो व्यवस्थाएं हैं, जो कामकाज हैं, उसकी समीक्षा के लिए बनाया गया था। तो ये चीज़, तो इसके सेवा बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है ये संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन करती है। इसमें जो है 3 सूचियों के बारे में बात किया गया है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, जिसमें बात किया गया कि वैसे चीज़ें जिस पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकता है उसको संघ सूची कहते हैं, यूनियन लिस्ट कहते हैं। रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, ये सब चीज़ें। वहीं दूसरी तरफ राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, जिसको मेनली जो है जिसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकता है और इसमें आता है पुलिस, स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था, ये सब। उसके अलावा जो है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें क्या होता है कि जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी जो है कानून बना सकता है, तो उसको जो बोला जाता है समवर्ती सूची। वनस्पति के किस भाग में बाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है? तो ट्रांसपिरेशन होता है पत्तों के द्वारा। पत्ती में पाया जाता है स्टोमाटा, जिसको बोलते हैं रंध्रों। तो स्टोमाटा जो होता है ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तों पर और जिनके द्वारा पानी जो है वाष्प बनकर उड़ता है, तो इसको कहा जाता है स्टोमाटा या फिर रंध्रों। रेट्रोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो रेट्रोवायरस की बात करें तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये चीज़ है। रेट्रोवायरस ही है जिसके कारण जो है एड्स बीमारी भी फैलता है। मानव शरीर निम्न में से कौन सा अंग अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग क्या हो गया? जो हमारे पूर्वजों में इस्तेमाल के लिए था लेकिन अभी हमारे शरीर में है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसको अवशेषी अंग कहते हैं या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो अपेंडिक्स होता है इसका इस्तेमाल अब हमारे शरीर में नहीं है, तो अपेंडिक्स हो गया। इसके अलावा जो है हमारा जो दांत होता है, आखिरी दांत, जिसको अक्ल दांत भी कहते हैं, ये भी किसी काम का नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं। किस नियम के द्वारा केशिका नली में जल का ऊपर उठना समझाया जाता है? तो जल जो है किसी पतली नली से ऊपर की तरफ उठता है, ये मेनली किस कारण होता है? तो ये होता है सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण जो है कोई भी जो पानी या जो भी चीज़ है वो ऊपर की तरफ जो है बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इसका जो है एसआई मात्रक होता है टेस्ला, टी से दर्शाया जाता है। निम्न में से किस विकिरण की प्रवेश शक्ति सबसे अधिक होती है? तो गामा रेज जो होता है, गामा रेज, इनकी गामा किरणों की जो प्रवेश शक्ति होती है ये सबसे अधिक होती है। वहीं अगर अल्फा किरणों की बात करें तो अल्फा किरणों की प्रवेश शक्ति सबसे कम होती है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होता है पोल्स पर और सबसे कम होता है इक्वेटर पर। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और वहीं भूमध्य रेखा पर जो है ये न्यूनतम होता है। मेनली क्या होता है? ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला होता है G/r का स्क्वायर। तो r है रेडियस, दूरी। तो जहाँ पे जैसे कि अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ पे जो है इक्वेटर पे दूरी ज़्यादा है, पोल पे दूरी कम है। तो जहाँ पे दूरी कम वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा। अब तक ज्ञात सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। ये जो है अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है और लगभग सल्फ्यूरिक एसिड से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
और ये बनाया कैसे जाता है, तो इसको बनाया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड और साथ ही साथ जो है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड को मिलाकर ये बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। कोशिका की आत्महत्या की थैली किस अंगक को कहते हैं, तो ये होता है लाइजोसोम। लाइजोसोम की बात करें तो इसको जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कोशिका के अपने ही घटकों को पचा सकते हैं, मतलब खुद को ये मार सकते हैं। तो ये चीज़ है, और ख़ासकर जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए, कुछ अगर उसमें नुकसान कोई प्रॉब्लम है, तब उसको नष्ट कर देता है, तो इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उनके चलते अम्ल वर्षा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो पानी में मिलेगा तो बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और ये मिलता है पानी में, तो इसके चलते अम्ल वर्षा। उसके अलावा जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी में मिलेगा तो बना लेता है नाइट्रिक एसिड। इसके ये दोनों जब पानी में मिल जाते हैं तो इन्हीं के चलते जो है अम्ल वर्षा या एसिड रेन होता है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जो होती है ये वृद्धि हार्मोन सिक्रीट करती है। इसका काम क्या होता है, मनुष्य के हाइट को बढ़ाना। इसकी कमी हो जाए तो इसके चलते होता है बौनापन, डॉर्फिज्म, और अगर ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो इसके चलते होता है जिगेनेटिज्म, एकदम विशालकाय शरीर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो CaOCl2, ये जो होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसके अलावा बात किया जाए वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम सल्फेट इंटू कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और 10 मोल पानी का, ये वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट। हेवर प्रक्रिया में कौन सी गैस प्रस्तुत होती है, तो हेवर प्रक्रिया क्या होता है, तो हेवर प्रक्रिया होता है अमोनिया बनाने का तरीका। अमोनिया कैसे बनाया जाता है, तो हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है अमोनिया, और इसमें उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आयरन। तो कौन सा गैस यूज़ हो रहा है, तो नाइट्रोजन गैस जो है ये प्रयुक्त होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क का जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है ये ज़िम्मेदार होता है हृदय गति और श्वसन को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा हम लोग जो भी सोचते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ये सब सेरिब्रम के चलते होता है। सेरिबेलम क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करने में सहयोग देता है। एक वस्तु द्रव्य में तभी तैरेगी जब उसका घनत्व होगा, जब उसकी घनत्व हो। तो कोई भी चीज़ पानी में तब तैरता है, अब ये है पानी, तो पानी का भी कुछ ना कुछ घनत्व होगा, मान लो डेंसिटी है D, और कोई चीज़ है जिसका डेंसिटी है मान लो P। तो कोई भी चीज़ तैरेगा कब, तैरता तब है जो वस्तु की डेंसिटी जो होनी चाहिए, जो घनत्व होना चाहिए वो कम होना चाहिए लिक्विड के घनत्व से। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगर घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो वो डूब जाएगा। सामान अगर भारी ज़्यादा हो गया तो पानी में डूब जाएगा, उसका घनत्व ज़्यादा हो गया तो पानी में डूब जाएगा। कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाले पौधे हार्मोन कौन से हैं, तो कोशिका विभाजन बढ़ावा देता है वो है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है पौधों में पाए जाने वाला एक हार्मोन है जो उनमें कोशिका विभाजन को ज़्यादा बढ़ावा देता है। किस धातु को वायु से प्रतिक्रिया रोकने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। सोडियम, पोटेशियम, ये सब पानी हवा के साथ कुछ ज़्यादा ही तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं और इनमें आग लग जाती है, तो जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम को बचाने के लिए जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को सबसे पहले किसने प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी हेनरिक हर्ट्ज ने। हालांकि इसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से प्रूव किया गया था मिल्टन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर B। थक्के कारक की अनुपस्थिति से संबंधित आनुवांशिक रोग कौन सा है, तो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण जो है एक बीमारी हो जाती है जिसमें अगर कहीं कट वट गया तो खून रुकेगा ही नहीं, वो बहते जाएगा, और ये जेनेटिक बीमारी है, आनुवांशिक।
तो ये बीमारी है हेमोफीलिया, जिसमें अगर कहीं व्यक्ति का कट वट जाता है, चोट लग जाता है, तो उसमें खून जो है वो बहते रहता है, जल्दी खून जो है वो रुकेगा नहीं। 16,000 पर 2 वर्षों में 12.5% ब्याज दर पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर आएगा? तो देखिए इसको निकालने का क्या तरीका है। एक तो तरीका हो जाएगा कि फॉर्मूला बैठा दें, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। इस पे बिठाएंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट है, तो हमारा ऐसा ही आ जाएगा। इसके अलावा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट होता है P1 + R/100T। तो प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सीधे सीधे 16,000। अब 16,000 पे क्या क्या लग रहा है, एक तरफ लग रहा है SI और एक तरफ लग रहा है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले लगेगा कितना, 12.5% का। तो 16,000 का 12.5% कितना हो जाएगा, तो 16,000 का 12.5% हो गया 2,000। तो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2,000, सिंपल इंटरेस्ट भी 2,000। अगले साल सिंपल इंटरेस्ट में तो बदलाव होता नहीं है, तो 16,000 का 12.5% 2,000 ही लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले तो 16,000 का 12.5% 2,000, उसके अलावा इस 2,000 पर भी इंटरेस्ट लगेगा 12.5%। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो 2,000 का 12.5% कर लें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है लगभग जो है 250। तो कुल मिला के बात क्या है, दोनों के बीच में अंतर कितना हमें देखने को मिल रहा है, दोनों के बीच में अंतर देखने को मिल रहा है 250। तो 250 का अंतर है। ठीक है, तो आप चाहो तो फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो सीधे सीधे छोटे में। Average of 10 number is 30. If the highest and the lowest number are removed, the average becomes 29. What is the sum of the highest and lowest number? तो एवरेज मान लो टोटल सम जो है, टोटल जो जोड़ है उसका x, तो टोटल सम बट्टे नंबर 10 गो है और इसका एवरेज कितना दे दिया है 30। तो यहाँ से टोटल संख्याओं का जोड़ हो जाएगा 300, 10 को दे जाएगा 300। इस तरीके से जब हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर हटाया गया, सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या हटाया गया, तो अब क्या को संख्या बचा, अब 8 को संख्या बचा। तो मान लो 8 संख्या का जोड़ है y और इसको डिवाइड कर दे तो हमको मीन मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है 29। तो y कितना हो जाएगा, 9 × 72 के 2 7, 16 और 7 23। तो ये हो गया। तो हमको क्या चाहिए, दोनों संख्याओं का योग। तो अब देखो पहले जब दोनों संख्याएं थी तो 300 जोड़ था, अब दोनों संख्याएं हटाया गया तो कहीं ना कहीं 232 जोड़ आ रहा है। तो अगर हम इसको माइनस कर दे तो हमारे पास दोनों संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। तो 300 में से 232 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 68, ऑप्शन नंबर बी। मिक्सचर में है मिल्क और पानी, रेशियो है 7 और 3। तो हाउ मच हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 10 लीटर्स टू मेक द रेशियो ऑफ 1:1। अच्छा देखो 10 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, तो 10 लीटर अगर है और इसको हम विभाजित कर लेते हैं 7 और 3 के रेशियो में, तो सीधे 7 3 10 हो नहीं जाता है। तो मान लो कि 7 लीटर है क्या, 7 लीटर है मिल्क और 3 लीटर है पानी। ठीक, अब बोल रहा है कि इसमें पानी कितना मिलाएं कि रेशियो हो जाए 1:1। तो अगर हम इसको 1:1 में लाना है तो क्या करना होगा, तो इसको हम कर सकते हैं 7:7 कर देते हैं, तो ये 1:1 में आ जाएगा। तो कुल मिला के बात है कि मुझे पानी ऐड करना है, तो कितना ऐड कर दूँ, अगर मैं 4 लीटर और ऐड कर दूंगा तो 3 और 4 7 नहीं हो जाएगा, तो 7 और 7:7 1 आ जाएगा। तो सीधे सीधे है कितना पानी ऐड करना है, 4 लीटर पानी ऐड कर देंगे तो ये 1:1 के रेशियो में हो जाएगा। एक टंकी है A और B जिसका क्रमशः 20 और 30 मिनट में भरते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया है और 10 मिनट बाद B को बंद कर दिया गया है। तो A को टंकी भरने में लगभग कितना समय लग जाएगा। तो A है जिसका समय है 20 मिनट, B है जिसका समय है 30 मिनट। अगर दोनों का हम LCM ले लेंगे तो 60, मतलब कुल कार्य कितना करना है, 60 कार्य करना है। A जो है वो लगभग कितना कार्य कर रहा है, एक इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो एफिशिएंसी जो है 3। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2, मतलब 1 मिनट में ये 3 भाग भर देगा, ये 1 मिनट में 2 भाग भर देगा। तो 10 मिनट बाद बंद किया, मतलब 10 मिनट तक दोनों कार्य करेंगे। तो 10 मिनट में 1 मिनट में भर जा रहा है कितना भाग, 1 मिनट में भर जा रहा है 5, तो 10 मिनट में हो जाएगा 50, मतलब 60 में से 50 कार्य तो हो गया, बचा कितना 10 कार्य। इस 10 कार्य को करेगा कौन, तो 10 कार्य कर रहा है A, तो डिवाइड कर देंगे तो सीधे सीधे होगा 3.333। तो लगभग 3.5 मिनट का समय जो है A को लगेगा टंकी को भरने में। एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:2 का है। 10 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात
तो 3x और 2x, इसमें 10 लीटर जो है मिला दिया गया है पानी, ऊपर जो है मेनली शराब है, अल्कोहल और वाटर। तो ये रेशियो बन जाता है कितना, 3:4। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर। तो 3 चौका 12x, 3 दूनी 6x प्लस 3 दहाई 30। तो इधर आ जाएगा, तो ये इधर आया तो माइनस हो जाएगा, तो 6x इज़ इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/6, 5। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास जो है 3x। अल्कोहल कितना था, अल्कोहल था 3x, तो 3 × 5 15 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। तो ये था हमारा आज का जो है 100 क्वेश्चंस का सेट। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेट में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।